जल ही जीवन है। ये वो कहावत है जो कि हम बचपन के दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। स्कूल के दिनों में हम सभी ने इस पर विज्ञापन चित्र भी बनाए और ड्राइंग के टीचर अक्सर ही हमको ये अच्छे सुंदर शब्दों में लिखकर लाने के लिए कह देते थे। भूगोल में भी अक्सर ये पढ़ाया गया। यानी हम सभी लोग इस बात से बचपन से ही परिचित हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और एक जो एनालिसिस होती रहती है उसके आधार पर यह भी कहा जाता है कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर ही होगा। यानी पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि हम पानी के लिए युद्ध भी विश्व युद्ध पर मजबूर हो जाएंगे। मित्रों, आज मैं बात करना चाहता हूँ कि जल ही अगर जीवन है तो हमारे जीवन के लिए जल की कितनी आवश्यकता है और हमें कितना पानी पर डे पीना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आज इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करूँगा। मैं डॉक्टर अमित कुमार पाठक, आरोग्य वैद्य क्लिनिक से। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के वज़न का 60% जो भार होता है वो पानी होता है। हाँ मित्रों, और साथ ही साथ क्या आप ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले ब्लड का 90% हिस्सा पानी ही होता है। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो आज से जान लीजिए। इससे ही साबित हो जाता है कि शरीर में हमारे जल का होना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। पानी के हमारे शरीर में क्या क्या काम है ये जानना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, पानी के हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण काम हैं, फिर भी मैं प्रमुख कामों को यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे प्रमुख काम जो पानी का हमारे शरीर में होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी एक चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाना। जो हम खाना खाते हैं उसको पानी के द्वारा ही सरका के नीचे पहुँचाया जाता है। दूसरी चीज़, ब्लड में चूँकि पानी अधिकतर होता है और ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेशन ब्लड का बना रहता है, जो कि पानी का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से शरीर में किया जाता है। दूसरी चीज़, टॉक्सिक को रिमूव करना। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे टॉक्सिक होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। उनको यूरिन के थ्रू, जो कि पानी के मिलने से ही बनती है, हमारे शरीर से रिमूव किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से यूरिया होती है, क्रिएटिनिन होता है। ये हमारे शरीर के थ्रू धीरे धीरे पानी के द्वारा ही निकलता है। इसमें पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हमारे शरीर से पसीना निकलता है जो कि हमारे कई टॉक्सिक्स को रिमूव करता है और हमारी त्वचा में नमी भी बनाए रखता है। ये भी पानी का बहुत महत्वपूर्ण ही काम है। कब्ज़, यदि किसी को कब्ज की शिकायत रहती है तो उसके लिए पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। पानी की मात्रा उसके शरीर में अच्छी होगी तो उसको कब्ज की दिक्कतें कम होगी, इसलिए ये भी पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। शरीर में आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि उनको बैलेंस करने का काम भी पानी की समुचित मात्रा के उचित संयोग से ही होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम पानी का होता है। यदि पानी की मात्रा उचित है, सही है, तो हमारे टेम्परेचर भी शरीर का मेंटेन रखता है। इसके कम या ज़्यादा होने से हमारे टेम्परेचर की मात्रा बढ़ने लगती है या घटने लगती है। इसके अलावा मैं और चीज़ों की बात करूँ तो प्रमुख कारण तो फिलहाल यही थे। इसके अलावा हाँ, कुछ जूसेस जो कि डाइजेशन में सहायक होते हैं और हमारे शरीर में चाहिए होते हैं, जैसे तो उनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम भी पानी के द्वारा ही होता है। कहने तात्पर्य यही है कि पानी का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए शुरुआत में ही कहा गया जल ही जीवन है, तो ये सर्वथा सत्य ही है। पानी यानी जल की कमी होने से हमारे भीतर प्रमुख रूप से क्या लक्षण प्रकट होंगे। देखिए, अगर पानी की कमी होती है शरीर में तो हमारा पेशाब पीला होने लगेगा, पेशाब का कलर पीला सा हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे चेहरे पर और स्किन पर भी रूखापन मालूम पड़ेगा, खुरदरापन महसूस होगा। इसके अलावा यदि आप ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं तो आपको ब्लड प्रेशर का लो होने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा आपको घबराहट महसूस हो सकती है, मुँह सूखा हुआ लगता है। ये सब लक्षण यदि पानी की कमी जनरली होती है तो प्रकट होते हैं। दूसरी चीज़, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, जो कि ज़्यादातर वीडियो इसी विषय पर कर देता है कि पानी अधिक पीना चाहिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें पानी कम भी पिया जाता है। नंबर 1, हार्ट अटैक के मरीज़। यदि किसी को हार्ट अटैक हुआ है और उसके हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई है तो उसको बहुत अधिक पानी पीने की सलाह नहीं दी जाती है। ये उसके जिस डॉक्टर को संपर्क होगा उन्होंने उसको रिकमेंड किया होगा, अच्छे तरीके से उन्होंने इसको समझाया होगा। दूसरी चीज़, यदि पैरों में स्वेलिंग बहुत अधिक है तो भी पानी कम पीने की सलाह दी जाती है। उसके क्या कारण है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन या जो जांचें उनकी हुई होंगी उसके आधार पर उन्होंने उसको रिकमेंड किया होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों का पानी पीने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई तो पूरा गिलास मुँह में सटाता है और फटाफट पानी पी जाता है, कोई एक एक बूंद करके पीता है, और कोई एक लोटा जल मुंह में भी नहीं सटाता, ऊपर से गट 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 करके पी जाता है। तो सही तरीका क्या है? आखिर पानी पीने का भी कोई सही तरीका होगा? क्या पानी तेज़ी से पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए? तो मित्रों, पानी को बिल्कुल धीरे धीरे पीना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम चाय को धीरे धीरे पीते हैं या गर्म जल को धीरे धीरे पीते हैं चुसक करके, उसी तरीके से धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो इसका साइंटिफिक कारण आप समझें। देखिए, हमारे मुंह में होती है सलाइवा यानी लार, जिसको हम लार कहते हैं हिंदी में, वही सलाइवा होता है, और वो होता है क्षारीय।
और हमारे पेट में मीडियम होता है एसिडिक यानी अम्ल। और आप यदि विज्ञान के छात्र हैं तो आप जानते होंगे कि क्षार और अम्ल मिलने से क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल ही सबसे अच्छा होता है। अगर आपका पेट न्यूट्रल रहता है तो उसमें ना गैस की दिक्कत होगी ना किस तरीके से दिक्कत होगी। तो होता क्या, जब हम पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीते हैं तो हमारे मुंह में जो सलाइवा यानी लार होता है वो पानी के साथ धीरे धीरे हमारे पेट के अम्लीय माध्यम में जाता है। और जब अम्लीय माध्यम से वो क्षारीय माध्यम मिलता जा करके तो हमारे पेट को वो न्यूट्रल करता है, वहाँ का मीडियम न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल होने से हमारे पेट का हाजमा हर तरीके से दुरुस्त और अच्छा बना रहता है। इसीलिए यही साइंटिफिक कारण है कि हमको धीरे धीरे पानी आराम आराम से धीरे धीरे पीना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और सवाल हमारे मन में आता है कि पानी को ठंडा पिएं या गर्म पिएं। बहुत लोग कहते हैं मैं तो चिल्ड वाटर पीता हूँ और बहुत लोग गुनगुना भी पीते हैं, बहुत लोग सादा पानी पीते हैं। अलग अलग तरीके से पानी लोग पीते हैं। लेकिन देखिए, पानी को हल्का गुनगुना ही पीना चाहिए। उसका भी साइंटिफिक कारण है। यदि हम ठंडा पानी पीते हैं तो होता क्या, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कुछ गर्म होता है और हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे जब ठंडा पानी पेट में पहुंचता है तो हमारे बॉडी यानी हमारे पेट का तुरंत ध्यान जाता है कि हमारे पानी ठंडा आया है, उसको गर्म करने पर उसका ध्यान लग जाता है। तो पेट की सारी ऊर्जा, इसके अलावा जब उसको पानी गर्म करने के लिए अन्य जगह से भी रक्त का संचार पेट में बढ़ जाता है ताकि पानी को जल्दी से जल्दी अपने अनुसार ढाल करके गर्म किया जा सके। उसके जब रक्त का संचार पेट में बढ़ता है अन्य जगह से तो अन्य जगह पर उस रक्त की कमी हो सकती है, जिसके द्वारा अन्य दिक्कतें धीरे धीरे हो सकती हैं। तो इसीलिए बेहतर होगा कि हम अतिरिक्त कार्य अपने शरीर को ना सौंपें और जहाँ तक संभव हो हल्के गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें। वो हमारे शरीर के लिए हर प्रकार से उत्तम है। मित्रों, हम सभी के मन में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है कि पानी आखिर पीना कब चाहिए। जी हाँ, भोजन से पहले पानी का सेवन कर लेना चाहिए, या भोजन के मध्य में भोजन के साथ ही साथ पानी को पीते रहना चाहिए, या फिर भोजन समाप्त करने के बाद पानी पीना चाहिए, या कुछ समय बाद पानी पीना चाहिए। ये वह सवाल हैं जिनसे कि हम अक्सर भ्रमित रहते हैं। तो मैं आज आपको इसको कुछ साइंटिफिक तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जब हम भोजन को शुरू करते हैं तो भोजन हमारे आमाशय में जाता है, जिसको हम जठर कहते हैं। इधर हमने टुकड़ा मुँह में रखा और वह सलाइवा और अन्य चीज खिसकता हुआ हमारे शरीर में पहुंचा, कहाँ, आमाशय में, जिसको हम जठर कहते हैं। और जठर में क्या होता है, जठराग्नि होती है। जी हाँ, जठर में एक जठराग्नि प्रदीप्त होती है जो कि इस भोजन को पचाने का काम करती है, यानी इसको तोड़ने का काम करती है, इसको लुगदी सा यानी रस के फॉर्म में ले जाती है। तो वहाँ पर जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है। आपने इधर से भोजन मुंह में चबा कर रखा और भोजन आमाशय यानी जठर में पहुंचा और वहाँ पर जठराग्नि प्रदीप्त हो रही, जो कि उस भोजन को सड़ाने का काम या पचाने का काम करेगी। पचाने का काम, सड़ाने का नहीं, जो पचाने का काम उसको करेगी। और उस प्रदीप्त होती अग्नि पर यदि आपने पानी डाल दिया, क्या होगा? आग और पानी ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, यानी वो भोजन पच नहीं पाया, उससे पहले ही आपने उस पर फटाफट पानी पी लिया, बल्कि ज़्यादा पानी पी लिया, 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लिया। जैसे भोजन समाप्त किया आपने, खूब सारा पानी एकदम से पी लिया, तो वो जठराग्नि मंद हो गई। जब जठराग्नि आपकी मंद हो गई तो क्या हुआ, वह भोजन पच नहीं पाया, बल्कि उसकी जगह पर भोजन का सड़ना शुरू हो गया, अधपचा भोजन। जब वह भोजन सड़ेगा तब क्या होगा, हमारे गैस बनेगी। हमारे बागवट जी, जो कि आयुर्वेद के महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इससे 103 प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है केवल इस जठराग्नि के मंद हो जाने से, जिसकी शुरुआत एसिडिटी से होती है और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कर्क रोग यानी कैंसर तक के रोग में परिणत हो सकता है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि यदि हम भोजन के तुरंत बाद पानी को पी लेते हैं तो हमारी प्रदीप्त हुई अग्नि वहीं पर शांत हो जाती है और भोजन का पाचन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। यही बात बीच में भी होती है। यदि हम भोजन के बीच में पानी पीते रहते हैं तो जठराग्नि सही से प्रदीप्त ही नहीं हो पाती है, उसको अपनी ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ता है और सही से भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। यानी भोजन के मध्य में पानी पीना उचित नहीं है, भोजन के तुरंत बाद पानी पीना भी उचित नहीं है। अब सवाल ये आता है कि यदि हम भोजन के मध्य में पानी ना पिएँ, बाद में पानी ना पिएँ, तो क्या हम पहले पानी पी सकते हैं? आप पहले पानी पी सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम 40 मिनट पहले पानी पिएँ। यदि आप तुरंत ही पानी पी लेंगे और भोजन करने बैठेंगे तो उसके लिए उतना अच्छा माध्यम आपकी जठराग्नि के लिए नहीं मिल पाएगा। तो आप 40 मिनट पहले पानी पी लें, अच्छा रहेगा। यदि आप मध्य में पानी पीना चाहते हैं तो यदि आप 2 चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, यानी आप रोटी भी खाते हैं और चावल भी खाते हैं, तो जहाँ पर इन दोनों का जंक्शन है, यानी आपने रोटी खाना के बाद जैसे चावल प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, 2 या 3 घूंट, इससे ऊपर नहीं। और इसके बाद जब आप भोजन को समाप्त करें तो केवल 2 या 3 घूंट पानी इसलिए पी लें कि आपके मुँह में जो भोजन के कण हैं वो अंदर चले जाएँ। तुरंत ही पानी का सेवन ना करें। इसके लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय दें। 1 से 1.5 घंटे बाद आप पानी का सेवन कर सकते हैं और हल्के गुनगुने जल का सेवन करें, तुरंत ही ठंडे जल का सेवन ना करें। एक सवाल और भी आता है, यदि हम जल का सेवन ना करें तो क्या कुछ और भी हम ऐसी चीज़ है जो कि ले सकते हैं? हाँ मित्रों, एक और चीज़ ऐसी है, इसके लिए हमारे आयुर्वेद में 3 चीज़ें बताई गई। आप छाछ का सेवन कर सकते हैं भोजन के पश्चात, आप दूध का सेवन कर सकते हैं और आप ताज़े फल का सेवन भी कर सकते, फलों के जूस का सेवन भी कर सकते हैं भोजन के पश्चात। यह हमको नुकसान नहीं करेगा।
यदि आप दिन में भोजन करते हैं तो दिन में आप छाछ का सेवन भोजन के पश्चात करते हैं, यानी इसको तक्र भी बोलते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दही नहीं, छाछ। इसके अलावा आप रात में भोजन के बाद यदि दूध का सेवन करते हैं हल गुनगुने का, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और आप मौसमी फलों का सेवन करें, कि जूस का, मौसमी फलों के जूस का सेवन भी भोजन के पश्चात पानी के स्थान पर तुरंत कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि वो फल मौसमी होना चाहिए, किसी कोल्ड स्टोर से निकाल के रखा हुआ फलों का जूस नहीं होना चाहिए, जो कि नुकसानदायक होगा, क्योंकि वह संरक्षित किया हुआ है, उसमें ओरिजिनलिटी या वो अच्छे पदार्थ नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और बाकी जल का सेवन आप 1 से 1.5 घंटे बाद अगर करते हैं तो आपका स्वास्थ्य सदैव ही उत्तम रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे मन में आता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। देखिए, आधुनिक यानी एलोपैथिक चिकित्सा शास्त्र ये कहता है कि महिलाओं को कम से कम 2.5 लीटर जल का सेवन करना चाहिए और पुरुषों को यानी मेल्स को 3 लीटर जल का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सरल सूत्र अपने आयुर्वेद के अनुसार अगर दूं, तो आप न्यूनतम जल का सेवन कितना करें और अधिकतम जल का सेवन कितना करें, इसके लिए 2 तरीके से समझ सकते हैं। आप अधिकतम जल का सेवन कितना एक दिन में करें, तो जितना आपका शरीर का वजन है आप उसको 10 से भाग कर दें, और जो संख्या आती है आप अधिकतम उतने जल का सेवन करें। मित्रों, जैसे कि यदि आपका शरीर का वजन 50 किलो है तो आप उसमें 10 से भाग कर दें, संख्या आई 5, आप 5 लीटर जल का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। यदि आपके शरीर का वजन 60 किलो है, आप 10 से उसको भाग करते हैं तो संख्या आई 6, आप 6 लीटर जल का अधिकतम सेवन पर डे कर सकते हैं। इससे ऊपर नहीं पीना है। हमारा आयुर्वेद में दोनों चीज़ें क्लियर बताई जाती हैं, इसलिए इससे अधिक नहीं पीना है। दूसरी चीज़, आप न्यूनतम कितने जल का सेवन करें, तो इसके लिए आप जितना भोजन प्रतिदिन करते हैं जैसे उसको 10 से गुणा कर दें। जैसे आप 350 ग्राम भोजन एक वजन के अनुसार करते हैं प्रतिदिन, तो आप 350 ग्राम में 10 से गुणा कर दें, संख्या आई 3.5, 3.5 लीटर, यानी आप न्यूनतम 3.5 लीटर जल का सेवन पर डे करें। यह आपके भोजन की मात्रा और शरीर के वजन के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझाने की कोशिश की है कि आप न्यूनतम कितने जल का सेवन करें और अधिकतम जल के कितने जल का सेवन करें। जल का सेवन हमें अनेक बीमारियों से बचाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसीलिए उचित मात्रा में उचित समय पर जल का सेवन करें, स्वयं को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें और दूसरों तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं। जल ही जीवन है और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत, आरोग्य में जयते।